हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज एट इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन और आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 9 से रिलेटेड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड MCQ सीरीज। ये पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। उसके अलावा आपको अलग अलग पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। First question: how should the premium or discount on a forward contract for hedging be treated accounting to accounting standard 11? Option A: recognized immediately in the profit and loss statement. Option B: amortized over the life of the contract. Option C: ignored. Option D: added to the entitled margin. दोस्तों क्या पूछा जा रहा है आपसे? हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर प्रीमियम या डिस्काउंट का जो ट्रीट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अनुसार कैसे किया जाना चाहिए, हाउ शुड। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा एमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के जीवन काल के दौरान एमोर्टाइज किया जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिपॉजिटिंग द इंटाइटल मार्जिन? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री पूछी है यहाँ पे कि जो इंटाइटल मार्जिन होता है उसको जमा करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है डिपॉजिट करने के लिए। ऑप्शन ए entitled margin account debit to bank account. Option B deposit for entitled margin account debit to bank account. Option C bank account debit to entitled margin account. Option D entitled margin account debit to deposit for entitled margin account. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिपॉजिट फॉर entitled margin account debit to बैंक अकाउंट। यहाँ पे एंटाइटल मार्जिन जो अकाउंट है वो आपका जमा खाता जो है वो आपका डेबिट होगा और आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड फॉर डेली सेटलमेंट पेमेंट्स मेड और रिसीव्ड बाय द क्लाइंट? ये आपसे पूछ रहा है कि जो दैनिक सेटलमेंट भुगतान के लिए क्लाइंट द्वारा डेबिट या क्रेडिट किए गए खाते का शीर्षक क्या है। क्लाइंट की बात की है कि डेबिट या क्रेडिट किए गए खाते का शीर्षक क्लाइंट द्वारा रिसीव्ड बाय द क्लाइंट। तो खाते का शीर्षक क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए एंटाइटल मार्जिन माइनस इक्विटी इंडेक्स ऑब्लिक इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट, मार्क टू मार्केट मार्जिन, इक्विटी इंडेक्स ऑब्लिक इक्विटी स्टॉक फ्यूचर अकाउंट। ऑप्शन सी डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट। ऑप्शन डी डेली सेटलमेंट मार्जिन अकाउंट। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्क टू मार्केट मार्जिन माइनस इक्विटी इंडेक्स अपॉन में आएगा इक्विटी स्टॉक फ्यूचर्स अकाउंट। ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, where should the net payment made to the broker represented by the debit balance in the mark to market margin account be show on the balance sheet? ये आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस शीट पर मार्क टू मार्केट जो मार्जिन अकाउंट है, जो मार्जिन अकाउंट होगा उसमें डेबिट बैलेंस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए ब्रोकर को किया गया शुद्ध भुगतान कहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ पे ब्रोकर को जो पेमेंट दिया जाएगा उसको कहाँ दिखाया जाएगा ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स। ऑप्शन बी अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन सी अंडर द हेड करंट एसेट्स लोन एंड एडवांस। ऑप्शन डी अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर द हेड करंट एसेट्स लोन एंड एडवांस के अंदर हम इसको दिखाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. When is the exchange difference recognized in the profit and loss statement for a forward contract used for hedging? तो ये आपसे पूछ रहा है कि hedging के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाभ और हानि खाते में एक्सचेंज अंतर कब मान्यता प्राप्त किया जाता है. एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो कब मान्यता प्राप्त किया जाता है. ऑप्शन ए, ओनली एट द इंसेप्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ऑप्शन बी, ओनली ऑन द सेटलमेंट डेट. ऑप्शन सी, एट द सेटलमेंट डेट एंड रिपोर्टिंग डेट. ऑप्शन डी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ. दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एट द सेटलमेंट डेट एंड रिपोर्टिंग डेट. तो क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया है कि हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो उपयोग किए जाते हैं उनका लाभ हानि खाते में एक्सचेंज अंतर कब मान्यता प्राप्त किया जाता है. एट द सेटलमेंट डेट एंड रिपोर्टिंग डेट. तो ये आपको ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. What is the journal entry when the entitled margin is paid or adjusted from the deposit? यहाँ पे जनरल एंट्री पूछी जा रही है कि जनरल एंट्री क्या होगी, कब, जब प्रारंभिक मार्जिन का भुगतान या जमा से समायोजन किया जाता है. एंटाइटल मार्जिन इज पेड और एडजस्टेड फ्रॉम द डिपॉजिट. जब एंटाइटल मार्जिन पेड और एडजस्ट किया जाता है फ्रॉम द डिपॉजिट, तब जो है वो आपको जर्नल एंट्री बतानी है कि जर्नल एंट्री क्या होगी. ऑप्शन ए, एंटाइटल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ऑप्शन बी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंटाइटल मार्जिन अकाउंट. ऑप्शन सी, एंटाइटल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू डिपॉजिट फॉर एंटाइटल मार्जिन अकाउंट. ऑप्शन डी, डिपॉजिट फॉर एंटाइटल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो दोस्तों इसको सही जो एंट्री होगी वो होगी ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, एंटाइटल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ मार्क टू मार्केट M2M मार्जिन अकाउंट इंडेक्स स्टॉक वाइज. आपसे पूछा जा रहा है कि मार्क टू मार्केट मार्जिन खाता जो होता है इंडेक्स स्टॉक वार बनाए रखने का उद्देश्य क्या है. मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट जो है उसको इंडेक्स स्टॉक वाइज बनाया जाता है. इसका मेन पर्पस क्या है इसको मेंटेन करने का. ऑप्शन ए, टू फैसिलिटेट डेली ट्रेडिंग. ऑप्शन बी, टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर प्रॉफिट. ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस. ऑप्शन डी, टू कीप ट्रैक ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स. दोस्तों इसको जो है वो इस वजह से इसको जो है मेंटेन किया जाता है इंडेक्स और स्टॉक वाइज, बिकॉज टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस. सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा. इसका मतलब होता है हानि के लिए प्रावधान की गणना की सुविधा के लिए, हानि के लिए प्रोविजन करना होता है, उसके लिए हम जो है वो इसको मेंटेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ शुड प्रोविजन फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल. सावधानी के सिद्धांत के अनुसार, प्रूडेंस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सावधानी का सिद्धांत. तो सावधानी के सिद्धांत के अनुसार प्रत्याशित हानियों के लिए एंटिसिपेटेड लॉस, प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधान कैसे बनाया जाता है. प्रोविजन की बात की जा रही है. हाउ शुड प्रोविजन एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, और सिद्धांत है सावधानी के सिद्धांत के अनुसार. तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, मार्क बाय डेबिटिंग द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट. ऑप्शन बी, बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑप्शन सी, बाय क्रेडिटिंग द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट. ऑप्शन डी, बाय क्रेडिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ.
हाउ आर प्रॉफिट और लॉसेस ऑन द कैंसिलेशन और रिन्यूअल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर हैजिंग रिकॉग्नाइज्ड? क्या पूछ रहा है आपसे कि हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन यानी रद्दीकरण या नवीनीकरण पर लाभ या हानियों को कैसे मान्यता दी जाती है? देखते हैं ऑप्शन। amortize over the life of the contract, deferred to the next fiscal year. Option C, recognized in the profit and loss statement of the year. और ऑप्शन डी, ignored, नजरअंदाज किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर। जो वर्ष के लाभ और हानि खाते में है उनमें मान्यता इसको प्राप्त होती है। किसको? जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जब हम रद्दीकरण करते हैं या नवीनीकरण करते हैं तो उसको यहाँ पे मान्यता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन द एंटाइटल मार्जिन इज रिटर्न और रिलीज्ड? जब एंटाइटल मार्जिन जो है वो या तो रिटर्न होता है या रिलीज्ड होता है तब जो है वो जर्नल एंट्री क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, entitled margin account debit to bank account. Option B, bank account debit to entitled margin account. Option C, deposit for entitled margin account debit to entitled margin account. Option D, entitled margin account debit to deposit for entitled margin account. दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एंटाइटल मार्जिन अकाउंट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Thought which account can the payment and receipt of daily settlement be made? जो दैनिक सेटलमेंट का भुगतान और प्राप्ति होती है किस खाते के माध्यम से की जाती है? ब्रोकरेज अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट और डिपॉजिट कैप्ट विथ क्लियरिंग मेंबर, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों जो पेमेंट और रिसिप्ट होता है डेली सेटलमेंट वो जो किया जाता है आपके बैंक अकाउंट या फिर डिपॉजिट कैप्ट विथ क्लियरिंग मेंबर से, इसका जो है वो सही उत्तर होगा। दोस्तों आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट शुड बी डन विद द नेट अमाउंट रिसीव्ड रिप्रेजेंटेड बाय द क्रेडिट बैलेंस इन द मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट? मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में क्रेडिट बैलेंस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्राप्त शुद्ध राशि के साथ किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? इट शुड बी टेकन एज प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसे लाभ और हानि खाते में लाभ के रूप में लिया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा, ये गलत होगा। ऑप्शन बी, इट शुड बी शो अंडर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में हम शो नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, इट शुड बी इग्नोर्ड एंड नो क्रेडिट शुड बी टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और लाभ हानि खाते में कोई क्रेडिट नहीं लिया जाना चाहिए। इसकी बात हो रही है मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में क्रेडिट बैलेंस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्राप्त शुद्ध राशि के साथ, यानी शुद्ध राशि की बात की जा रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। What for forward contract used for trading or speculations, how is the premium or discount treated? ट्रेडिंग या सट्टा के लिए, ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब एक तरीके से सट्टा होता है, तो ट्रेडिंग या सट्टा के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, किए जाने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम या डिस्काउंट का ट्रीट कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, amortize over the life of the contract, recognized immediately in the profit and loss statement. Option C, not recognized. Option D, added to the entitled margin. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी इसको मान्यता नहीं दी जाती है। ट्रेडिंग या सट्टा के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम या डिस्काउंट जो होता है उसको मान्यता नहीं दी जाती है। ऑप्शन सी। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑन March
5, 2024, Mr. X purchased a future contract and paid an integral margin. What was the amount? मार्च 2024 को श्री एक्स ने परचेज किया है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और इंटाइटल मार्जिन जो है वो पेड किया है। व्हाट वाज द अमाउंट? तो अमाउंट कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी इस क्वेश्चन में जो है वो कोई भी अमाउंट नहीं दिया है, किसी प्रकार से कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। इसको हम आगे के पार्ट जो सेकंड आएगा उसमें इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर जो है वो मिसिंग हो गया है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो है उस पार्ट में देखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एट द ईयर एंड हाउ शुड एनी बैलेंस इन द डिपॉजिट फॉर मार्क टू मार्केट मार्जिन अकाउंट टू बी शोन? वर्ष के अंत में मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में कोई शेष राशि कैसे दिखाई जानी चाहिए? अगर कोई भी बैलेंस है तो उसको कैसे दिखाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए एज अ करंट लायबिलिटीज, एक वर्तमान देयता के रूप में। ऑप्शन बी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मतलब एक दीर्घकालीन निवेश के रूप में। ऑप्शन सी एज अ डिपॉजिट अंडर द हेड करंट एसेट्स, एक जमा के रूप में वर्तमान संपत्तियों के अंतर्गत। ऑप्शन डी एज अ नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी एक गैर चालू संपत्ति के अचालू देयताएं के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एज अ डिपॉजिट अंडर द हेड करंट एसेट्स। अगर मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में कोई शेष राशि है तो वर्ष के अंत में हम उसको कहाँ बताएंगे? करंट एसेट्स के अंदर बताएंगे। किसको? मार्क टू मार्केट, एमटीएम की कोई बैलेंस अगर जो है वो बच गया है तो उसको हम कहाँ बताएंगे? करंट एसेट्स के अंदर उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर 9 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 जिसको आज हमने देखा। 15 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे आपको अलग अलग सीरीज में अलग अलग पार्ट में आपको और भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।